नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। सुबह के 10 बजे हैं इस वक्त और हम आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए आप कोरोना का अपडेट हेल्थ बुलेटिन। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,73,000 के पार पहुंच गया और यूपी में 7,500 के पास। यूपी में अब तक 7,445 कोरोना संक्रमित लोग हैं, सामने आए हैं, पुष्ट हुए और इसमें एक दिन के अंदर 275 नए मामले सामने आए। अब 2,834 एक्टिव केसेस हैं और 4,410 इनमें से ठीक हो चुके हैं। कुल 201 लोगों की जान गई है उत्तर प्रदेश में अब तक। बिजनौर में 7, सुल्तानपुर में भी 6 नए मामले सामने आए। आगरा में 5 और फिरोजाबाद में 3 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए। तो कोरोना संक्रमण पर बड़ी खबर। देश में 1,73,000 हुआ है आंकड़ा। देश में अब 1,73,763 कोरोना संक्रमण के मामले और इनमें से 86,422 एक्टिव हैं और ठीक हुए मामले हैं 82,369 और अब तक 4,971 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से अब तक। और अब आपको बरेली से आई गुंडई की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर साक्षी के पति अजितेश और उसके साथी की गुंडई दिखाई दी। बीच सड़क पर दवा व्यापारी के बेटे के साथ मारपीट की गई और अब सोशल मीडिया पर अजितेश की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि शराब के नशे में अजितेश ने थाने के अंदर भी हंगामा किया, पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की और इसके बाद प्रेमनगर थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। सुन रहे हो, ये सब गाली गलौज। आपको बताएं कि बरेली में भाजपा विधायक पप्पू भरतौल की बेटी से शादी कर अजितेश सुर्खियों में आया। मैंने तुमसे अपना बड़ा भाई माना, मैंने कोई गाली गलौज नहीं करी। ये देखो किस हिसाब से बातचीत कर रहा है। अगर मैंने एक गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी। तुम नेता नगरी और गुंडागर्दी कर रहे थे और कुछ भी नहीं है। ये देखो अभी फिर गाली, अभी फिर शादी कर ली तो तुझसे गलती नहीं करी। तेरे से क्या मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से क्या मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से? अगर मैंने कुछ करा तुझसे क्या मतलब? कहाँ से आगे विधायक? तुझसे क्या मतलब? देखो। अरे मैं जा रहा हूँ। भाई तुम क्या आप तो मतलब सुन है रहे यार? हो, ये गाली गलौज आप तुझसे तो सुन क्या रहे हो। मतलब है? आप तो सुन रहे हो, ये सब गाली गलौज सुनो। यार, आप सुनो, क्या मतलब है यार? आप ये सब गाली गलौज सुनो पहले। तुझसे क्या मैंने मतलब है? तुमसे अपना बड़ा भाई माना, मैंने कोई गाली गलौज नहीं करी। ये देखो किस हिसाब से बातचीत कर रहा है। अगर मैंने एक गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी। तुम नेता नगरी और गुंडागर्दी कर रहे थे और कुछ भी नहीं है। ये देखो अभी फिर गाली, अगर मैंने विधायक की अभी लड़की फिर से गाली। शादी कर ली तो तुझसे गलती नहीं करी। तेरे से क्या मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से? तुझसे क्या मतलब? विधायक की लड़की कहाँ से? अगर मैंने कुछ करा विधायक तुझसे क्या मतलब? कहाँ से आगे विधायक? तुझसे क्या मतलब? देखो। अरे मैं जा रहा हूँ। भाई तुम क्या आप तो मतलब सुन है रहे यार? हो, ये गाली गलौज आप तुझसे तो सुन क्या रहे हो। मतलब है? आप तो सुन रहे हो, ये सब गाली गलौज सुनो। यार, आप सुनो, क्या मतलब है यार? आप ये सब गाली गलौज सुनो पहले। तुझसे क्या मैंने मतलब है? तुमसे अपना बड़ा भाई माना, मैंने कोई गाली गलौज नहीं करी। ये देखो किस हिसाब से बातचीत कर रहा है। अगर मैंने एक गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी। देखा आपने, अजितेश सुर्खियों में रहा है और उस वक्त स्थिति क्या है उसकी। बड़ी खबर फिलहाल फिरोजाबाद से हमारे पास है। कोरोना संक्रमित महिला पार्षद की मौत की खबर आ रही है। पार्षद की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिरोजाबाद में कोरोना से अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। प्रयागराज में भी कोरोना से 1 मौत की खबर आ रही है और पार्षद की मौत की खबर आ रही है। प्रयागराज में भी कोरोना से 1 मौत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। फिरोजाबाद से कोरोना पर बड़ी खबर। कोरोना संक्रमित महिला पार्षद की मौत की खबर आ रही है और पार्षद की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिरोजाबाद में कोरोना से अब तक 11 मौतें। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर है।
सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकी मार गिराए हैं। हथियार और गोला बारूद मिले हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। कुलगाम के वानपोरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से यह बड़ी खबर इस वक्त की। और 31 मई को कोरोना लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद खत्म हो रही है और देश में सामने सबसे बड़ा सवाल बना है कि अब लॉकडाउन 5 में क्या होने वाला है। माना यह जा रहा है कि 31 मई से पहले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है क्योंकि देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पहले से ज़्यादा रियायतें मिल सकती हैं। अब तक लॉकडाउन के 4 चरण कैसे रहे, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस पर हम अलग अलग जगह से अपने संवाददाताओं से अब बात करेंगे। जो बंद रहने की उम्मीद है अभी भी, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, जिम ये बंद रह सकते हैं। अगले चरण में भी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से, जहां पर अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, और शैलेश लखनऊ से। पहले हम आगरा चलते हैं, नितिन के पास चलते हैं। नितिन, ये जो 4 फेजेस पूरे होने वाले हैं लॉकडाउन के, इसमें सबसे बड़ी परेशानी आपने आम जनता में क्या देखी? देखिए राजेंद्र, अगर बात की जाए लॉकडाउन 4 का, लॉकडाउन 4 अब अबाउट टू एंड है और ऐसे में सभी की जो निगाहें हैं वो भारत सरकार पर लगी हुई हैं। राज्य सरकार का भी कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से तय किया जाएगा, उसके हिसाब से ही स्थानीय प्रशासन पूरी भूमिका तैयार करेगा, पूरी व्यवस्था तैयार करेगा। लेकिन बात की जाए जनता की परेशानी की, तो इस पूरे लॉकडाउन में सबसे बड़ी जो परेशानी रही है वो रही है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था जो चरमराई है। देखिए, अगर हमारी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज़ हैंड टू माउथ है, रोज़ाना उसको कमाना और रोज़ाना उसको खाना। तो उस वर्ग को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है। हालांकि जो बड़े उद्योगपति हैं या जो फाइनेंशियल मजबूत हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनके व्यापारिक हित, उनके व्यावसायिक हित प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के साथ ही हमें आगे जीना होगा, उसी के साथ आगे हमें बढ़ना होगा। तो कुल मिला के कहा जाए अब यही कुछ सूरत नज़र आ रही है आगरा में। अभी लॉकडाउन 4 ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि चौराहों पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ी हुई है। ये अनऑफिशियल तरीके से है, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने नरमी बरती है ताकि लोगों को कि कुछ ना कुछ काम उनके चलते रहें, क्योंकि अगर ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी तो व्यवस्था प्रशासन को ही करनी है, पुलिस को ही करनी है, और चीज़ें इतनी बेहतर इस समय नहीं है। ऐसे में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है स्थानीय प्रशासन से, उसके मुताबिक 1 तारीख से तमाम बंदिशें हटने वाली हैं, तमाम रियायतें मिलने वाली हैं, क्योंकि आगरा में जो कोरोना का ग्राफ है वो भी काफ़ी कम हो गया है। करीब 70 के करीब ही एक्टिव केस बने हुए हैं। 887 टोटल केसेस में से 783 जो मरीज़ हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं, और जो रिकवरी रेट है वो करीब 88% है। तो ऐसे में समझा जा सकता है केवल 12% मरीज़ ही इस समय आइसोलेशन वार्ड में है और उनका भी इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा के लिहाज से एक शुभ संकेत है। लेकिन देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आगरा में जो ऐसी चीज़ हैं जैसे मॉल है या कोई सारे सोशल जो गैदरिंग है पब्लिकली, उसको ज़रूर प्रशासन उसको अभी उसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन जहां व्यावसायिक हित नज़र आ रहे हैं,
जहां सरकार को भी लग रहा है कि ये लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हों, अपने हिसाब से व्यवस्था करें, वहाँ ज़रूर प्रशासन व्यवस्था करने वाला है। सुनने में ये भी आया है, जो हमें अनऑफिशियल जो इनपुट्स प्रशासन की तरफ से मिले हैं कि एक दिन एक लेन का बाज़ार खुलेगा, दूसरी तरफ दूसरी लाइन का खुलेगा। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन मार्केट खुलेगा और तमाम चीज़ों को लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग से लेके जो मास्क, सैनिटाइजर और तमाम चीज़ें जिससे इस कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है, उसका सख्ती से पालन होगा। इसके साथ ही मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है। पहले से शासन से लिखा हुआ था कि मास्क आप पहनकर ही निकलेंगे, लेकिन अगर आप मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं तो आपको पहले 100 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 500 रुपये का आपको जुर्माना देना होगा। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस समय आगरा प्रशासन तमाम रियायत देने के मूड में है। लॉकडाउन 5 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो गाइडलाइंस आएगी उसके हिसाब से तय होना है, लेकिन फिर भी प्रशासन कई तरह की छूट दे रहा है और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, नरमी बरत रहा है। नितिन, प्रशासन ने, आपकी बातों से साफ जाहिर है कि प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी कर ली है कि रियायत कितनी देनी है और कैसे देनी है, उसके लिए अपनी जो फोर्स है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपकी बात से जाहिर हो गया। शैलेश के पास चलते हैं, लखनऊ चलते हैं और शैलेश से न सिर्फ लखनऊ बल्कि आसपास के इलाकों का भी हाल जानेंगे। शैलेश, आप जहाँ पे खड़े हैं और जहाँ के बारे में दर्शकों को बताने वाले हैं, वो देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है और वहाँ पर जो होगा या वहाँ पर जो प्रशासन तैयारी कर रहा होगा लॉकडाउन 5 के लिए, वो हो सकता है नज़ीर भी बने पूरे प्रदेश के लिए भी और हो सकता है देश के लिए भी। क्या देख रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र, लॉकडाउन 4 जो है वो ख़त्म होने को है और अगर हम पहले के 4 लॉकडाउन की बात करते हैं तो पहला तो फुल लॉकडाउन था। सभी ने देखा कि किस तरह से लोग अपने अपने घरों में रहे पूरी तरह से 21 दिनों के लिए। उसके बाद लॉकडाउन का एक्सटेंशन होता रहा और हर एक्सटेंशन के साथ कुछ राहत भी दी जाती रही, जैसे औद्योगिक गतिविधियों को राहत देना, प्राइवेट पहले सरकारी ऑफिसेस खोलना, प्राइवेट ऑफिस खोलना, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, उनको खोला जाना। और जब लॉकडाउन 4 आया तो केंद्र ने राज्यों पर ये छोड़ दिया, एक गाइडलाइन ज़रूर दी गई, स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो SOP थी वो जारी की गई, लेकिन साथ में ये राज्यों को बोला वो अपने यहाँ के हालात देखते हुए तय करें कि कहाँ पर कितनी सुविधा आपको देनी है इन गाइडलाइंस के अनुसार। उसके बाद राज्य ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की और उसमें सभी जिलों को ये कहा कि वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो अपने यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जो छूट दे सकते हैं राहत में, उन गाइडलाइंस के तहत वो देंगे। और बात अब हम करते हैं लखनऊ की। लखनऊ की अगर हम बात करें आज की जो तारीख है तो अभी लॉकडाउन 4 जो है इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है खुले हैं, बाजार जो है लखनऊ में वो एक दिन लेफ्ट साइड और एक दिन राइट साइड खोले जा रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो खोले जा चुके हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन 33% दुकानों को खोला जा रहा है। सलून खुल चुके हैं कुछ नियमों के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लाइट्स का जो संचालन है वो पूरी तरह से सभी जगह पर शुरू हो चुका है 25 मई से। तो ये राहत लगातार दी जा रही है। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ऑफिस खुल गए, बहुत सारे काम शुरू हो गए, लेकिन अभी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, धर्म स्थल पूरी तरह से बंद है। तो अब हम इन्हीं दोनों पर बात करते हैं कि क्या तैयारी चल रही है प्रदेश सरकार की इसको लेकर भी। तो अगर हम बात करते हैं प्रदेश सरकार की तैयारियों पर, तो जो परिवहन निगम है उसने अपनी तैयारी कर ली है एक, और अपनी जो उसकी बसेज हैं उनको तैयार कर लिया है कि अगर गाइडलाइंस में ये अनुमति मिलती है कि बसों का संचालन आम जनता के लिए किया जाए तो उसके लिए वो अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह से लखनऊ मेट्रो की अगर बात करें, उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सब लोग अपनी तैयारी इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि अगर 1 जुलाई से संचालन शुरू होता है तो 1 जून से, माफ कीजिएगा, 1 जून से शुरू होता है तो वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर उन्हें 31 मई को भी बताया जाता है तो 1 जून से वो संचालन करने की स्थिति में है। इसके अलावा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जो है उसने अब मांग की है मुख्यमंत्री से सूबे के जो इबादत गाह है, जो धर्म स्थल है, उनको खोला जाए क्योंकि लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हम इस समय लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर के सामने खड़े हैं। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं राजेंद्र। इस मंदिर के बाहर जो भक्त हैं उनकी कतारें लगी रहती है, लेकिन इस समय यहाँ पर कपाट बंद है। किस तरह का सन्नाटा ये भी आप देख रहे हो। ये तब है जबकि जेठ का माह चल रहा है, जो जेठ के जो बड़े मंगल लखनऊ में कहे जाते हैं, वहाँ जगह जगह भंडारे होते हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। जो प्रसाद की दुकानें हैं वहां पर आप देखिए सन्नाटा है। लेकिन जो हमने अभी बात, बिल्कुल ठीक आपने, बिल्कुल ठीक आपने, आपकी बात से हमारे सारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं और बल्कि सबके जहन में ये बात है शैलेश जो आपने उठाई है अभी, और ऐसी मांगे उठनी शुरू भी हो चुकी हैं, वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे 2 और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से और इसके अलावा रवि केंदुरा देहरादून से। पहले एक बार जरा देहरादून चलते हैं, देवभूमि चलते हैं, चूँकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से मामले बढ़े हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है।
लॉकडाउन 5 जो लॉकडाउन का 5वां फेज़ है वहाँ क्या किया जा सकता है, और ये रवि से जान लेते हैं। रवि, क्या देख रहे हैं आप, क्या तैयारी है प्रशासन की? जी देखिए राजेंद्र, जो शुरुआत हुई थी पहला और दूसरा लॉकडाउन जो रहा उसको पूर्ण तरीके से हम लॉकडाउन कह सकते हैं। उसके बाद ज़िंदगी को चलाने के लिए फिर कुछ रियायतें दी गई और लगातार छूट दी जा रही है। अब तो देहरादून शहर जो 4 बजे तक खुल रहा था, अब एक आदेश और हो गया है कि 7 बजे तक जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो खुल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो इस आदेश के बाद जो है ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि उनको 7 बजे तक अभी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि 4 बजे तक का जो समय है वही पर्याप्त है। आने वाले वक्त में ये तो तय है कि और रियायतें मिलेंगी, जिस तरीके से रियायतें मिली हैं और जो रियायतें मिल रही हैं या छूट मिल रही हैं, इससे हमें यही सबको सीखना है कि शायद अब ज़िंदगी को एक इसी तरीके से अब चलना होगा। और हम लोगों को जो है इस तरीके से अगर ज़िंदगी को चलाना है तो उसके साथ जो रियायतें हैं, जो छूट हैं, उनके साथ जो है एहतियात को बरतते हुए आगे चलना होगा, क्योंकि लगातार सभी चीज़ों पर छूट मिल गई है। लगातार सभी जो है धीरे धीरे सब चीज़ें खुल रही हैं। धार्मिक स्थल बंद हैं यहाँ पर अब, लेकिन अगर हम पर्यटन के लिहाज से अगर उत्तराखंड को देखें तो जो चारधाम यात्रा है उस पर भी विचार किया जा रहा है कि इंटर स्टेट जो है इस यात्रा की आवाजाही जो है शुरू की जा सकेगी या नहीं की जा सके, किस तरीके की स्थिति रहेगी। लेकिन राजेंद्र, अगर कल की हम बात करें तो 216 मामले एक साथ आ जाने से जो है पूरे प्रदेश की जो चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो 65 से 70 मामले जो है एक दिन में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो सब्जी मंडी है उसमें जो है कोरोना फैल गया है, एक पूरा हिस्सा जो है उसका बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं देहरादून में। इसके साथ ही नैनीताल की अगर बात करें, टिहरी की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो इन ज़िलों में कोरोना का कहर जो है लगातार बरप रहा है। लेकिन मैं जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात कर रहा था, जो आदेश हुआ है कि 7 बजे तक खुले रहेंगे, उसमें व्यापारी जो है उससे संतुष्ट नहीं है। और व्यापार संघ के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइव में ही, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी सर, जो आदेश हुआ है 7 बजे तक का, आप लोगों ने कल डीएम से वार्ता की, क्या लगता है कि 4 बजे का समय आप लोगों ने पर्याप्त कहा है, और जो आप नहीं करना चाहते 7 बजे तक उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं करना चाहते हैं 7 बजे तक। सिर्फ विषय ये है कि व्यापारी जिस तरीके से पूरे कोरोना काल में हमारी सरकार के साथ, उत्तराखंड की सरकार के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहा, वो आगे भी खड़ा रहेगा। सिर्फ ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्णय परसों शाम को आया कि 7 बजे तक बाज़ार रहेंगे, तो बाज़ारों की, दुकानदारों की एक बहुत बड़ी फीडबैक इस बात को लेकर आ रही थी कि नहीं, ये पुरानी व्यवस्था के अनुसार 4 बजे तक ही रहना चाहिए। व्यापारियों की भावना पहुंचाने, सरकार तक पहुंचाने के लिए हम कल माननीय जिलाधिकारी देहरादून से मिले और लिखित तौर पर देहरादून के सभी मुख्य बाज़ारों की इकाइयों ने जो हमें इसके लिए आवेदन दिया था कि बाज़ार 4 बजे तक ही होना चाहिए, वे सभी लगभग 40-50 ज्ञापन हमने माननीय जिलाधिकारी को दिए, और जिसमें हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि व्यापारियों का मानना कहीं ना कहीं ये है कि 4 बजे तक ही बाज़ार रहना चाहिए। इसके पीछे की अगर मुख्य वजह की बात करते हैं हम, तो व्यापारियों का मानना ये है कि गर्मी का मौसम है, जो 4 बजे तक का समय है उसमें जो सीरियस कस्टमर है, जिसको वाकई में किसी चीज़ की आवश्यकता है या खरीदारी करनी है, वह 4 बजे तक आ जाता है। कहीं ना कहीं शाम बात आ गई, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बात आ गई, बाजार में आ जाएंगे, आ गई बात। रवि, बात इनकी समझ में आ गई कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं कि शाम के 4 बजे तक ही बाजार खोले जाएं। अब हम प्रयागराज चलते हैं, और मोइन के पास जाने से पहले कुछ जो आंकड़े स्क्रीन पर चल रहे थे वो आपने देखे होंगे कि कैसे 1 लाख केस भारत में आए। लॉकडाउन 5 में कितने, अमेरिका में 22 दिनों में 1 लाख मामले सामने आए, इटली में 44 दिनों में आए, और इसके अलावा रूस में 90 दिनों में 1 लाख मामले सामने आए, लेकिन भारत में 110 दिनों में 1 लाख मामले सामने आए। ये भी कहा जा सकता है कि टेस्ट भारत में धीरे धीरे हुए, कम हुए, इसलिए शायद इतना वक्त लगा। लेकिन फिलहाल जो फैक्ट है, जो फिगर है, वो ये है 24 मार्च को भारत में संक्रमित मरीजों की तादाद थी 519। इटली में 9 मार्च को संक्रमित मरीज थे 9200, 9200। यूके में 23 मार्च को संक्रमित मरीजों की तादाद थी 6700, वहां पे लॉकडाउन का फैसला लिया गया। भारत में 24 मार्च को जब 519 मरीज थे सिर्फ, तभी लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया। ये चौथा चरण खत्म होने को है, इसलिए हम आपको ये तमाम महत्वपूर्ण फिगर्स दिखा रहे हैं। अब आपको प्रयागराज ले चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास, और उनसे जानते हैं, समझते हैं कि प्रयागराज में स्थितियां क्या हैं
और लॉकडाउन के 5वें फेज की तैयारी प्रशासन ने कैसी कर रखी है, बताइए मोइन। जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पिछले 1 महीने में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जो पॉजिटिव मरीजों की आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुँचने वाला है। तो फिर भी राहत की बात यह है कि यहाँ अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। यहाँ अभी आगरा और मेरठ जैसे हालात नहीं है, नोएडा जैसे हालात नहीं है, और उसके पीछे लोगों का सिर्फ यही मानना है, प्रयागराज बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ के लोगों का यही मानना है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड रोकने में हम कामयाब हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ है, सड़कों पर सख्ती करने की वजह से हुआ है। तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि 31 मई के बाद भी कम से कम एक लॉकडाउन और जारी रहे, यानी देश को, प्रयागराज को 5वें लॉकडाउन की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। हालांकि लोग साथ ही ये भी चाहते हैं कि कुछ इतनी रियायत ज़रूर दी जाए जिससे ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटे और लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो सके। प्रयागराज की बात करें तो अभी यहाँ ट्रायल के तौर पर सिर्फ 3 बाज़ार खोले जाने के आदेश दिए गए हैं, वो भी रोस्टिंग के आधार पर, यानी जो दुकान आज खुलेगी वो कल नहीं खुलेगी, फिर अगले दिन खुलेगी, फिर उसके बाद बंद रहेगी। तो लोग चाहते हैं कि जो ज़रूरी सामानों की दुकान है पूरे शहर और पूरे ज़िले में उन्हें खोलने के आदेश दिए जाए। और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ रियायत दी जाए, कुछ ई रिक्शा चलाए जाए, ऑटो रिक्शा चलाए जाए, और कुछ बसेस चाहे वो भले ही जिले के अंदर चले उनको चलाए जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ऑफिसेज खुल गए हैं, दुकानें खुल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, तो उनके लिए ये राहत की बात होगी। तो प्रयागराज के लोग ये चाहते हैं बिल्कुल मोइन, बात समझ में आ गई। लॉकडाउन जरूर किया जाए। ये एक सारे जो पहलू हैं ओपन अप के, उसको ध्यान में रखेगा प्रशासन और उसी हिसाब से चीजें ओपन अप की जाएंगी, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मोइन, रवि, नितिन और शैलेश, इस खबर पर हमारे दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटते हैं।